मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के भूगर्भ शास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम आइस एज यानी हिम युग के बारे में चर्चा करेंगे। आइस एज हमारे जियोलॉजिकल पास्ट में एक ऐसा टाइम स्पैन रहा तब पृथ्वी के अधिकतर भूभाग पर ग्लेशियर्स आच्छादित हो गए थे। तो वो जो कालखंड था, वो जो समय था, उसे हम हिमयुग या आइस एज कहते हैं। और ये समय इन जियोलॉजिकल पास्ट केवल एक बार ही नहीं आया, ये अर्थ की हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट 5 आइस एजेस रही है। वो कौन से काल में रही, आइस एज क्या होती है, क्यों होती है, इन सब के बारे में आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। आइस एज, जिसे हम ग्लेशियल एज भी कहते हैं, जियोलॉजिकल पीरियड का वो भाग जिसमें लैंड सरफेस पर अधिकतर भूभाग में मोटी थिक आइस शीट्स उस एरिया को कवर कर लेती है। Such periods of large scale glaciation may last several million years and drastically reshape surface features of entire continents। अर्थात ये जो ग्लेशियल एज या आइस एज है, जियोलॉजिकल पीरियड का वो समय जिसमें लैंड का अधिकतर भाग थिक आइस शीट से आच्छादित हो जाता है, ये लार्ज स्केल ग्लेशिएशन लाखों वर्षों तक रहता है। और उस समय अवधि में जो एंटायरली जिस कॉन्टिनेंट्स को ये कवर कर लेते हैं, उसकी सरफेस फीचर्स को रीशेप कर देते हैं। ए नंबर ऑफ मेजर आइस एजेस हैव अकर्ड थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया, बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट 5 ऐसी काल अवधि है जिसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अधिकतर भूभाग पर ग्लेशियर्स का कवरिंग रहा। द अर्लीस्ट नाउन टुक प्लेस ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन टाइम, डेटिंग बैक मोर देन 570 मिलियन ईयर्स। अर्थात जो सबसे पहले का हिमयुग है वो प्री कैम्ब्रियन काल में माना गया है, जो आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व की कालावधि है। द मोस्ट रिसेंट पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशन occurred during the Pleistocene epoch, 2.6 million years to 11,700 years ago। अर्थात जो आज के टाइम में अब से जो सबसे नज़दीक समय में अगर हम देखें, प्री कैम्ब्रियन वाला तो पुराना हो गया, लेकिन अगर रिसेंट पास्ट में हम देखें तो जो प्लिस्टोसीन पीरियड है, उस प्लिस्टोसीन पीरियड में जो लास्ट ग्लेशिएशन हुआ उसको अगर हम देखें तो वो आज से 11,700 साल पूर्व से लेकर 2.6 मिलियंस ईयर्स अगो, यानी लगभग 26 लाख साल पहले। तो ये आइस एज के दो जो सबसे नए और सबसे पुराने काल अवधि के
बारे में हमने चर्चा की। अब इसके आइस एज के बारे में अगर हम इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करें तो एन आइस एज इज ए पीरियड ऑफ कोल्डर ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड रिकरिंग ग्लेशियल एक्सपेंशन कैपेबल ऑफ लास्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी हिमयुग क्या है कि ये वो काल अवधि है जब मौसम ठंडा हो जाता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक ताप, वो कूल डाउन की तरफ कूल और कोल्डर हो जाता है। एंड रिकरिंग ग्लेशियल एक्सपेंशन कैपेबल ऑफ लास्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, अर्थात उस समय उस जो ग्लोबल कूलिंग का जो फेस है उसमें लाखों वर्षों तक के लिए बार बार हिमनद जो है उनका एक्सपेंशन पृथ्वी के भूभाग पर होता रहता है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ जियोलॉजिस्ट लुइस एगेसिज एंड मैथमेटिशियन मिलुटिन मिलानकोविच, scientists have determined that variations in the Earth's orbit and shifting plate tectonics spur the waxing and waning of these periods। जो भूवैज्ञानिक लुइस एगेसिज और मैथमेटिशियन जो मिलानकोविच, उन्होंने जो रिसर्च किया उससे आज हम इस स्थिति में हैं कि हमको पता है कि पास्ट क्लाइमेट में इस तरह की फेसेस रही। ऐसा पास्ट क्लाइमेट रहा जब पृथ्वी का अधिकतम भूभाग, अधिकतम कॉन्टिनेंट्स पर ग्लेशियर्स की कवरिंग रही। और उसके लिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, जो हमने एक बार पूर्व में आपको एक व्याख्यान में विस्तार से बताई थी, उसको भी रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। और जो मिलानकोविच की थ्योरी है उसने ये हमें समझाया कि किस तरह से पृथ्वी पर ये आइस एज पूर्व में रही और आने वाले समय में एक बार फिर से आ सकती है। There have been at least 5 significant ice ages in Earth's history, with approximately a dozen epochs of glacial expansion occurring in the past 1 million years। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 5 ऐसे महत्वपूर्ण कालावधि हैं जब पृथ्वी के भूभाग पर ये हिम युग का समय रहा। और अभी पिछले 10 लाख वर्षों में 12 बार ऐसा कालखंड रहा जब हिमनदों का विस्तार हुआ। An ice age is a period of colder global temperature that features recurring glacial expansion, जैसा मैंने पहले बताया, across the Earth's surface, capable of lasting hundreds of millions of years. These periods are interspersed with regular warmer interglacial intervals in which at least one major ice sheet is present। ये जो 5 हिमयुग की हम चर्चा कर रहे हैं, इन हिमयुगों के बीच में कालावधि में जो वार्मर पीरियड होता है उसे हम इंटरग्लेशियल इंटरवल कहते हैं। और इस इंटरग्लेशियल इंटरवल में कोई 1 या 2 बड़ा आइस शीट का ग्लेशियर रिमेन रहता है, बाकी कुछ समयावधि के लिए इंटरग्लेशियल पीरियड में इनकी ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन और इनकी अवस्था कमज़ोर हो जाती है। अर्थ इज करंटली इन द मिडस्ट ऑफ एन आइस एज। पृथ्वी आज के दिन में इंटरग्लेशियल पीरियड में चल रही है। एज द अंटार्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट्स रिमेन इंटैक्ट डिस्पाइट मॉडरेट टेम्परेचर्स। आज कोल्डर टेम्परेचर्स का कालखंड नहीं है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ग्लोबल कूलिंग से एकदम विपरीत आज हम क्लाइमेट चेंज की जब चर्चा करते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। अर्थात आज हम इंटरग्लेशियल पीरियड में जी रहे हैं और इस इंटरग्लेशियल पीरियड में आज भी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो आइस शीट्स है
वो संकेत करते हैं कि पृथ्वी पर पूर्व में आइस एजेज रही, जो उस समय पूरे भूभाग में करीब 90% भाग पर ग्लेशियल्स डोमिनेंस रही। Scientists have recorded 5 significant ice ages throughout the Earth's history. वो कौन कौन सी हैं? द हुरोनियन, इसकी कालावधि क्या थी? 2.4 to 2.1 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद क्रायोजेनियन, उसकी कालावधि थी 850 से लेके 635 मिलियन ईयर्स अगो। जो तीसरा हिमयुग है उसे हम एंडियन और सहारन आइस एज बोलते हैं। उसकी कालावधि रही 460 से लेके 430 मिलियन ईयर्स अगो। और जो चौथी आइस एज है उसे हम कारू बोलते हैं। कारू आइस एज का कालक्रम रहा 360 से लेके 260 मिलियन ईयर्स अगो। और जो सबसे नई, जो सबसे रिसेंट पास थी, उसे हम क्वाटरनरी आइस एज बोलते हैं। वो 2.6 मिलियन ईयर्स से प्रेजेंट, यानी लगभग 11,700 साल पहले वो समाप्त हुई। आज हम इंटरग्लेशियल पीरियड में रहते हैं, अर्थात जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था वो आज से लगभग 12,000 साल पहले या 15,000 साल पहले तक का कालखंड रहा। Approximately a dozen major glaciations have occurred over past 1 million years। जैसा मैंने पहले कहा, पिछले 10 लाख सालों में 12 ऐसे फेस आए जब हम देखते हैं कि ग्लेशिएशंस जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर फैलाव लिए हुए नजर आए। द लार्जेस्ट ऑफ विच पीक्ड 650,000 years ago and lasted for 50,000 years. The most recent glaciation period, often known simply as the Ice Age, reached peak conditions some 18,000 years ago before giving way to the interglacial Holocene epoch 11,700 years ago. तो जैसा अभी मैंने कहा 15,000 साल पहले लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था, उसके बाद ग्लेशियल रिट्रीट होने लगे और 11,700 जहाँ हम बात करते हैं होलोसीन पीरियड की, तब हम इंटरग्लेशियल पीरियड पिछले 12,000 सालों में हम देख रहे हैं कि ये इंटरग्लेशियल पीरियड में हम जी रहे हैं। एट द हाइट ऑफ द रिसेंट ग्लेशिएशन द आइस ग्रू टू मोर देन 12,000 फीट थिक एज इट स्प्रेड अक्रॉस कनाडा, स्कैंडिनेविया, रशिया एंड साउथ अमेरिका। इन देशों में 12,000 फीट की मोटाई के ग्लेशिएशंस हुए। Corresponding sea levels plunged more than 400 feet, while global temperature dipped around 10 degree Fahrenheit on average and up to 40 degrees in some areas. इस कालावधि में जो सी लेवल है वो 400 फीट नीचे प्लंज हो गया, जबकि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे चला गया ऑन एवरेज, और कुछ क्षेत्रों में ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे चला गया। इन नॉर्थ अमेरिका द रीजन ऑफ द गल्फ कोस्ट स्टेट्स वाज डॉटेड विद द पाइन फॉरेस्ट एंड पैराई ग्रासेस दैट आर टुडे एसोसिएटेड विद नॉर्दर्न स्टेट्स एंड कनाडा। The origins of Ice Age theory begins hundreds of years ago when Europeans noted that glaciers in the Alps had shrunk. जब सैकड़ों साल पहले यूरोपियन लोगों ने ये महसूस किया कि जो ग्लेशियर एल्प्स में हैं वो सिकुड़ रहे हैं। But its popularization is credited to 19th century Swiss geologist लुइस एगेसिज। लेकिन 19वीं शताब्दी में भूवैज्ञानिक लुइस एगेसिज ने इसके बारे में विस्तार से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। Contradicting the belief that a wide-ranging flood killed off such megafauna as a woolly mammoth, Agassiz pointed to rock stations and sediment piles as evidence of glacier activity from a destructive global winter.
पहले ये माना जाता था कि एक वाइड रेंजिंग फ्लड आई विच किल्ड ऑफ सच मेगाफाउना एज द वुली मेमथ, उसको उलट करते हुए एगासिस ने कहा कि नहीं, कुछ चट्टानों पर इस प्रकार की धारियाँ, स्टेशंस और कुछ सेडिमेंट पाइल्स जिनमें ग्लेशियर एक्टिविटी के होने के संकेत मिलते हैं, उन्होंने इसको बताया कि कोई ग्लोबल कूलिंग के साथ इनका एक्सटिंक्शन रहा होगा। जियोलॉजिस्ट soon found evidence of plant life between glacial sediment, and by the close of the century the theory of multiple global winters had been established। तो इस तरह से लुइस एगासिज का जो काम था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। A second important figure in the development of these studies was Serbian mathematician Milutin Milankovic। जो सर्बिया के मैथमेटिशियन थे मिलानकोविच, उन्होंने भी आइस एज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। सीकिंग टू चार्ट द अर्थ्स टेम्परेचर फ्रॉम द पास्ट 600,000 years, Milankovitch carefully calculated how orbital variations such as eccentricity, precessions and axial tilt affected solar radiation levels। मिलानकोविच ने पृथ्वी की इसेंट्रिसिटी, प्रिसिशंस और एक्सियल टिल्ट, इन तीन कारकों को अध्ययन करते हुए बताया कि ये किस प्रकार ये तीनों टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। पब्लिशिंग इज वर्क इन द 1941 बुक कैनन ऑफ इंसोलेशन एंड द आइस एज प्रॉब्लम, उनमें उन्होंने ये 1941 में इस बारे में अपनी रिसर्च लोगों के साथ साझा की। मिलानकोविच फाइंडिंग वर corroborated when technological improvement in the 1960s allows for the analyzation of deep sea ice cores and plankton cells which helped pinpoint periods of glaciation। उसके बाद जैसे जैसे टेक्निकली साइंटिफिक फ्रेटर्निटी एडवांस हुई, 1960 के दशक में डीप सी आइस कोर्स की स्टडी और प्लैंकटन सेल्स के अध्ययन से ग्लेशिएशन पीरियड्स की अवधि को पिन पॉइंट करने का जियो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट ने जो क्लाइमेट पे और एनवायरनमेंट पे काम करते थे, उन्होंने सफलता हासिल की। Along with solar radiation levels, it is believed that global warming and cooling is connected to plate tectonics activity। जैसे मैंने पहले आपको इस व्याख्यान के प्रारंभ में बताया, किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स को भी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग के साथ जोड़ा गया है। द शिफ्टिंग ऑफ द अर्थ्स प्लेट्स क्रिएट्स लार्ज स्केल चेंजेस टू कॉन्टिनेंटल मासेस विच इम्पैक्ट्स ओशंस एंड एटमॉस्फेरिक करंट्स and triggers volcanic activity and release carbon dioxide into the air। All these phenomena related to the global warming। One significant outcome of the recent ice age was development of Homo sapiens। जब से हमारी जो ये रेस है, we are belonging to Homo sapiens, तो ये one significant outcome of the recent ice age was the development of Homo sapiens। हमारे विकास में भी किस तरह से आइस एज का प्रभाव रहा है। ह्यूमन्स एडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट बाय डेवलपिंग सच टूल्स एज द बोन नीडल टू द स्यू वार्म क्लोथिंग एंड यूज द लैंड ब्रिजेस टू स्प्रेड टू न्यू रीजन्स। तो ये जो इस प्रकार के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, तो होमो सेपियंस ने एक हड्डी को सुई के रूप में काम लेकर किस तरह से गर्म कपड़े हम पहन सकते हैं उनकी सिलाई करके, और लैंड ब्रिजेज बना के किस तरह से हम किसी नए क्षेत्र में जा सकते हैं, ये सब सीखा उसने, होमो सेपियंस ने, बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज आइस एज, particularly the quaternary last ice age। By the start of the warmer Holocene epochs, humans were in position to take advantage of the favorable conditions by developing agriculture and domestication techniques। तो ये जो लास्ट ग्लेशियर्स की जो हम बात करते हैं, लास्ट ग्लेशियल
आइस एज की बात करते हैं, उसके बाद किस तरह से आदमी ने अपने विकास की यात्रा में क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ, बदलाव के साथ, वो उसने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, सीखा, और जो जानवरों को उसने डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया। मीनवाइल द मेस्टोडॉन्स, saber-toothed cats, giant ground sloths, and other megafaunas that reigned during the glacial period went extinct by its end. कुछ ऐसे बड़े बड़े जो मेगाफाउना थे वो आइस एज को सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। द रीजन्स फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ दीज जिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन हंटिंग टू डिजीज are among the ice age mysteries that have yet to be fully explained. अब क्या इनका एक्सटिंक्शन होने में, जो आदमी प्रारंभ में हंटर गैदर था, तो क्या उसके शिकार से ये गायब हुए, या कोई बीमारी आई, या फिर ये आइस एज ने इनका विनाश किया, ये एक मिस्ट्री है जिसे अभी पूर्णतः सॉल्व नहीं किया जा चुका है। अब हम आइस एज, चूँकि ये पास्ट क्लाइमेट है, तो हम किस आधार पर इसके बारे में बात करते हैं? तो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ एविडेंसेस फॉर आइस एजेस। दे आर जियोलॉजिकल एविडेंसेस, केमिकल एविडेंसेस एंड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जियोलॉजिकल एविडेंसेस. Geological evidence for ice age comes in various forms, including rock scouring and scratching. चट्टानों की सतह पर जो स्ट्रिएशंस नज़र आते हैं वो संकेत करते हैं कि आइस एज से ये प्रभावित रही है। ग्लेशियल मोरेन्स, ड्रमलिन्स, वैलीज कटिंग एंड द डिपोजिशन ऑफ टिल और टिलाइट्स एंड ग्लेशियल इरेटिक्स, all these are signatures of past climate of global cooling that reflects the ice age. Successive glaciations tend to distort and erase the geological evidence. लगातार इस तरह से अगर जियोलॉजिकल पास्ट में आइस एजेज रहती है तो जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको ये डिस्टॉर्ट और इरेज कर देती है, एंड that making it difficult to interpret. Furthermore, this evidence was difficult to date exactly. Earlier theories assumed that the glacials were short compared to the long interglacials. The advent of sediment and the ice cores revealed the true situation. जो ice core के ऊपर स्टडी होती है वो हमें पास्ट क्लाइमेट के बारे में जानकारी देती है। The advent of sediment and ice cores revealed the true situation. Glacials are long, interglacials are short. यानी जो ग्लेशियल पीरियड थे वो लंबे समय अवधि तक थे, और उनके बीच में जो दो ग्लेशियल पीरियड के बीच में, दो आइस एज के बीच का जो पीरियड होता है जिसे हम इंटरग्लेशियल या वार्म पीरियड बोलते हैं, वो कंपेरेटिवली ग्लेशियल एज के सापेक्ष छोटे अवधि का होता है। It took some time for the current theory to be worked out. दूसरे जो एविडेंसेस हैं वो केमिकल एविडेंसेस हैं। द केमिकल एविडेंस मेनली कंसिस्ट ऑफ वेरिएशंस इन द रेशियोज ऑफ आइसोटोप्स इन फॉसिल्स प्रेजेंट इन सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड ओशन सेडिमेंट कोर्स। तो जो ओशनिक सेडिमेंट्स के जो कोर्स हैं या जो फॉसिल प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, उनमें जो आइसोटोप्स हैं उनकी आइसोटोप स्टडी जो है वो केमिकल एविडेंस के रूप में पास्ट क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फॉर द मोस्ट रिसेंट ग्लेशियल पीरियड्स, ice cores provide climate proxies from their ice and atmospheric samples from included bubbles of air. जो ice cores हैं या जो bubbles of air के samples हैं उनकी स्टडी से हम अभी जो लास्ट क्वार्टरनरी टाइम में जो आइस एज थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
Because water containing heavier isotopes has a higher heat of evaporation, its proportions decrease with colder conditions. This allows a temperature record to be constructed. This evidence can be confounded, however, by other factors recorded by isotope ratios. तो इस प्रकार आइसोटोप स्टडी के द्वारा वाटर के भीतर और आइस के भीतर जो हम आइसोटोपिक स्टडी करते हैं सैंपल्स की, उससे पास्ट क्लाइमेट के बारे में जानकारी मिलती है और ये केमिकल एविडेंस आइस एज को प्रतिपादित करते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं, दे आर द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स ड्यूरिंग ए ग्लेशियल पीरियड। कोल्ड अडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड इनटू लोअर लैटिट्यूड्स and organisms that prefer warmer conditions become extinct or squeezed into lower latitudes। तो इस प्रकार से जब आइस एज आती है, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल जाती है, कोल्डर रीजन्स बन जाते हैं, ग्लेशियल डोमिनेटेड हो जाता है, तो किस प्रकार से माइग्रेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, और कोल्ड अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म स्प्रेड इनटू लोअर लैटिट्यूड्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट प्रिफर्ड वार्मर कंडीशंस, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते and become extinct or are squeezed into lower latitudes. This evidence is also difficult to interpret because it requires sequence of sediments covering a long period of time over a wide range of latitudes and which are easily correlated. Number 2, ancient organisms which survive for several million years without change and whose temperature preference are easily diagnosed. And third, द फाइंडिंग ऑफ द रिलेवेंट फॉसिल्स। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनके कारण पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे तो भी पास्ट क्लाइमेट के बारे में कंटिन्यूस सीक्वेंस हमको नहीं मिलती है। ये जैसे जैसे हमारा ये स्लाइड का व्याख्यान चल रहा है, इसमें आप नीचे देखिए सोर्स के रूप में, जैसे ये जानकारियाँ हमने विकिपीडिया से ली तो उसको हमने साझा किया। पहले जो यहाँ हमने हिस्ट्री चैनल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन साझा की तो उसको हमने यहाँ सोर्स के रूप में बताया। कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो इंटरनेट के सर्च इंजन पर गूगल पे मिलते हैं और हो सकता है वो कॉपीराइट में हो, हम उनको भी यहाँ एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल हम आपको ई कंटेंट और वीडियो व्याख्यान के रूप में आपके सामने साझा कर रहे हैं, ये आपके एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, आपको टॉपिक को समझाने के लिए उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो हम उनको यहाँ पर जो भी इनके ऑनर है, जो भी इनके प्रॉपर्टी राइटर हैं, उनको हम यहाँ एक्नॉलेज करते हुए उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये हमने कमर्शियल यूज में यहाँ इनका उपयोग नहीं किया है, ये एक्सक्लूसिवली एकेडमिक इंटरेस्ट में बच्चों को टॉपिक को आसानी से समझ में आए, इसलिए उसका हमने यहाँ उपयोग किया है। तो ये 3 एविडेंसेस, जियोलॉजिकल, केमिकल और पैलेंटोलॉजिकल, जो कि पास्ट क्लाइमेट आइस एज के बारे में हमको सूचित करते हैं, उसके बारे में हमने आपके साथ जानकारी साझा की। ये टाइमलाइन ऑफ सिग्निफिकेंट आइस एजेज हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट जो प्री कैम्ब्रियन कालखंड में हुरेनियन आइस एज जो 2.1 to 2.4 बिलियन ईयर्स अगो की काल अवधि का यहाँ इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समझाया गया है। यहाँ पर ये 3 आइस एजेज, क्राइगोनियन आइस एज 850 से 630 मिलियन ईयर्स अगो, एंडियन एंड सहारन आइस एज जो 460 से 420 मिलियन ईयर्स अगो, और कारू आइस एज जो 360 से लेकर 260 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ इसमें इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिखाई गई है। जबकि लास्ट वन जो सबसे रिसेंट है वो हमने इस स्लाइड में देखिए, क्वाटरनरी ग्लेशिएशन जो 2.75 मिलियन ईयर्स से लेकर प्रेजेंट, यानी जिसको हम 11,700 ईयर्स बैक तक ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मेन
जो 5 आइस एजेस थी उसको हमने इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको टाइम फ्रेम के साथ दिखाने का प्रयास किया है। तो ये आज का पूरा व्याख्यान जिसमें हमने हिमयुग यानी आइस एज के बारे में, पास क्लाइमेट के एक महत्वपूर्ण कालावधि जहाँ पर पृथ्वी के भूभाग में कॉन्टिनेंट्स में अधिकतर जो लैंड पार्ट था वो ग्लेशियर्स से कवर्ड हो गया था, उसके बारे में आपको जानकारी दी। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें। इसकी PDF फाइल भी आपके कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाएगी और इससे संबंधित जो असाइनमेंट, जो ये विषयगत जानकारी आपको दी, उसके प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनका भी हल आप करें। कोविड-19 के महामारी के दौर में अभी BSc अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर फाइनल के विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय ने ली। आपने गाइडलाइंस का पालन करते हुए महाविद्यालय में आकर अपनी परीक्षाएं दी। आपका परीक्षा परिणाम अच्छा आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखें। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं और जो फर्स्ट ईयर में अभी नवागंतुक जो विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, वो भी राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के YouTube चैनल पर विषयगत जो हम वीडियो व्याख्यान आपके साथ साझा करते हैं और उनकी PDF आपके व्हाट्सएप कक्षावार ग्रुप में शेयर करते हैं, उन्हें देखें, समझें, पढ़ें, सुनें और अब घर बैठे अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखें। कोरोना की वैक्सीन नहीं आए तब तक हमें बहुत सतर्क रहना है और जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, 2 गज की हो दूरी, मास्क है ज़रूरी और बार बार सैनिटाइजेशन, इन पर अपना अमल जारी रखें। और राज्य सरकार की, कॉलेज शिक्षा राजस्थान की और हमारे महाविद्यालय की, हम सभी शिक्षकों की एक यही मंशा है कि इस कोविड के महामारी के दौर में भी आपका अध्ययन बाधित नहीं हो, आप घर बैठे अध्ययन जारी रखें। इसीलिए ये वीडियो व्याख्यान और PDF, कंटेंट और इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर साझा किए जा रहे हैं। आप गंभीरता के साथ इनका अध्ययन करें। फेसबुक, व्हाट्सएप और YouTube ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम आपके साथ विषयगत जानकारियों के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। बहुत सतर्क रहकर घर पर रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें।